नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारा 12वां दिन है 5 प्रश्नों की श्रृंखला का। तो हम लोग अपने जो 11वें दिन के यानी कल के जो 5 प्रश्न थे उनका आंसर डिस्कस करेंगे, फिर अगले अपने आज के 5 प्रश्न देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन था आपका, विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट, Panchamrit announced that COP26 into enhanced climate targets a step towards achieving India's long-term goal of reaching net zero by 2070। ये स्टेटमेंट सही है। 2070 तक जो है नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य हमें पकड़ना है, जो कि पंचामृत का हिस्सा है, जो COP26 में क्लाइमेट समिट के दौरान हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर बोले थे। उसके बाद अगला स्टेटमेंट था, एन एंटरिम गवर्नमेंट of India was formed on 2 September 1947 and this is the government with which the United States established diplomatic relations prior to formal Indian independence। तो आप देखिए कि जो इंटरिम गवर्नमेंट थी वो 1946 में बनी थी आफ्टर क्रिप्स मिशन, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। आंसर हुआ 1 ओनली। दूसरा था, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कितने कथन सही हैं। तो देखिए पहला कथन था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका ऑल्सो अपहोल्ड द पीपल्स इंटीग्रिटी एज बी द पीपल एज वेल एज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की विजिट के दौरान दोनों ही लोगों ने जो है अपने भाषण को बी द पीपल के बारे में जो है उल्लेख किया। दोनों ही देशों ने अपने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों को और मुखर बनाने के लिए या उसको स्पष्ट या दिखाने के लिए जो है उन्होंने बी द पीपल का जिक्र किया। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट सही है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, इंडिया यूएस डिफेंस कोऑपरेशन इज बेस्ड ऑन न्यू फ्रेमवर्क फॉर इंडिया यूएस डिफेंस कोऑपरेशन विच वॉज रिन्यूड फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स इन 2015। ये भी बिल्कुल सही है। 2015 में 10 साल के लिए जो न्यू फ्रेमवर्क था फॉर डिफेंस पार्टनरशिप उसको रिन्यू किया गया है, जो कि 2005 में साइन किया गया था। तीसरा, द डिफेंस प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज़ आर मॉनिटर्ड थ्रू द डिफेंस प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ग्रुप। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो इस तरीके से ओनली 3, इसमें ओनली क्या ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए था, कोई बात नहीं। तीसरा देखिए, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसमें जो 4 एग्रीमेंट दे रखे हैं ये अपने सही ईयर के साथ ही लगे हुए हैं, तो ये सारे के सारे सही ही हैं, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। तो कोमकासा 2018 में ही साइन हुआ। अब नीचे देख लीजिए, साइबर फ्रेमवर्क जो है 2016 में साइन हुआ, उसके बाद कोमकासा 2018 में, बेका या इंडस्ट्रियल एग्रीमेंट ISA जो है ये साइन होता है 2019 में, और बेका जो है वो 2020 में। तो इस तरीके से ये सारे के सारे सही हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही होगा। चौथा क्वेश्चन था, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कितने सही हैं। तो आप देखिए, पहला, यूएस हैज़ बिकम अवर 4th लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एंड 2nd लार्जेस्ट LNG सप्लायर। तो ये बिल्कुल सही बात है, पहला सही है। दूसरा, सेक्शन 125 ऑफ CRPC इज नॉट अवेलेबल ऑन मुस्लिम पर्सनल एप्लीकेबल ऑन मुस्लिम पर्सनल लॉज रिगार्डिंग मेंटेनेंस फॉर ए डिवोर्सी वुमेन एज इट स्टेट्स अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए हस्बैंड टुवर्ड्स वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन। तो ये स्टेटमेंट आप देखिए कि 125 जो है CRPC का ये एप्लीकेबल नहीं होता, ये बात सही है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के केस के टाइम कोशिश की थी इसको एप्लीकेबल करने की, ये बोलकर कि धार्मिक आधार पर पति अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकता अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति। लेकिन जो मिस्टर तुफैल अहमद सांसद थे वो एक सुंदर सा इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो किसी पार्टी से नहीं थे। एक सुंदर सा बिल लेकर के आए और उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ही पलट दिया। तो इस तरीके से दूसरा स्टेटमेंट जो है ये सही है, इसको जो है आप कंफ्यूज मत करिएगा। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, द लेक्स लोकी रिपोर्ट ऑफ अक्टूबर 1840 एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस एंड नेसेसिटी ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉ रिलेटिंग टू क्राइम्स, एविडेंसेस एंड कॉन्ट्रैक्ट, बट it recommended that personal laws of Muslims only should be kept outside such codification। तो इसमें यहाँ गलती ये है कि ये जो लिखा हुआ है ना, इट रिकमेंडेड दैट पर्सनल लॉज ऑफ मुस्लिम्स ओनली, नहीं, हिंदूज एंड मुस्लिम्स दोनों के पर्सनल लॉ को जो है इस कोडिफिकेशन से बाहर रखने की रिकमेंडेशन की थी इस लेक्स लॉ की रिपोर्ट ने। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत होता है। चौथा देखेंगे आप, द स्पेशल मैरिज एक्ट 1872 विच गैव द इंडियन सिटीजन्स एन ऑप्शन ऑफ सिविल मैरिज, इट हैड ए कॉम्प्रीहेंसिव एप्लीकेशन बिकॉज इट रिक्वायर्ड दोज इन्वॉल्व टू रिनाउंस देयर रिलीजन एंड वॉज एप्लीकेबल मोस्टली टू नॉन हिंदूज। इसमें देखिए ये मिस्टेक है कि इट हैड ए कॉम्प्रीहेंसिव एप्लीकेशन। कॉम्प्रीहेंसिव कहाँ से होगा, जब अपने धर्म से ही रिनाउंस करना पड़ेगा तो अपने धर्म से रिनाउंस करके सिविल मैरिज का ऑप्शन है। अब आप सोच के देखिए कि 1872 के टाइम कितने लोग ऐसे होंगे जो धर्म छोड़ के और सिविल मैरिज के ऑप्शन को चुनेंगे। तो उसके लिए बहुत हाईली एजुकेटेड लोग रहे होंगे जिन्होंने किया भी होगा,
या फिर जो है काफ़ी इंग्लिश सिस्टम में रहे होंगे जिन्होंने किया होगा। नॉर्मल तो उस समय धर्म कैसे छोड़ पाता है आदमी, है ना। धर्म का मुद्दा कितना संवेदनशील होता है आप आज भी देख सकते हैं। आधुनिक समाज में जब धर्म की संवेदनशीलता का स्तर इतना है तो तात्कालिक समाज में धर्म की संवेदनशीलता का स्तर कैसा होगा। तो ये सामान्य अनुमान के आधार पर भी आप समझ सकते थे ये स्टेटमेंट गलत है। तो तीसरा और चौथा गलत हुआ, पहला और दूसरा जो है सही है, 2 स्टेटमेंट सही है, यानी ओनली 2B। पाँचवा कल का हमारा जो प्रश्न था वो है हाउ मैनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट नाविक एंड गगन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है सैटेलाइट नेविगेशन सर्विस इज एन इमर्जिंग सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम विद कॉमर्शियल एंड स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशंस। इसमें देखिए कॉमर्शियल में कंफ्यूज मत होइएगा, कॉमर्शियल एप्लीकेशंस भी वो तो देख ही रहे हैं आप, गूगल जो है या जो भी नेविगेशनल फैसिलिटीज़ हैं कॉमर्शियल भी ये देता है, कॉमर्शियल भी स्ट्रेटजिक भी, दोनों तरीके का। तो पहला स्टेटमेंट सही हुआ। दूसरा, टू मीट द सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स इसरो इज़ वर्किंग ज्वाइंटली विद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ काम किया है गगन के लिए, ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, द गगन सिग्नल इन स्पेस इज अवेलेबल थ्रू GSAT 8 एंड GSAT 10। ये बिल्कुल सही है। देखिए हम लोगों ने स्पेस टेक्नोलॉजी पे अभी डिस्कशन चल रहा है हमारा, 6 जो है पार्ट हम बना चुके हैं और एक एक चीज़ को हम लोग जो डिवाइस करते जा रहे हैं और डिस्कस करते जा रहे हैं। तो इसके बाद अभी हमारा जो है लॉन्चर्स पे अब डिस्कशन होने वाला है, तो संभवतः आज जो है लॉन्चर्स पे डिस्कशन वाला वीडियो आ जाएगा आप लोगों के साथ में। एक्चुअली क्या उसमें जो है काफ़ी कोई भी पहलू मैं छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ, तो इसलिए सारे पहलू को शामिल करने की वजह से जो है थोड़ा लेट हो गया और कल थोड़ा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, तो फिर भी लेकिन अपने प्रयास में जो है कोई कमी नहीं छोड़नी है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी हम लोग कंप्लीट ऐसे करेंगे कि अगर कभी आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़े तो आप स्पेस टेक्नोलॉजी एक जगह पे ही कंप्लीट पा जाएं, ठीक, मीन्स एक बुक से ज़्यादा जो है परफेक्ट मटेरियल आपको मिले, ऐसा प्रयास हमने किया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मटेरियल जो है वो बुक से ज़्यादा होगा। अब ये तो जो है जब बुक आप कभी देखेंगे और वीडियो सुनेंगे तब आपको ही जज करना होगा, आप ही को समझना होगा, ठीक है। तो चौथा स्टेटमेंट देख लीजिए, वो तीसरा स्टेटमेंट सही है, चौथा देख लीजिए। टू डेट इसरो हैज़ बिल्ट ए टोटल ऑफ 9 सैटेलाइट्स इन IRNSS सीरीज ऑफ विच 8 आर करेंटली इन ऑर्बिट। 3 of these satellites are in geostationary orbit, while the remaining in geosynchronous orbits that maintain an inclination of 29 डिग्री to the equatorial plane। तो चौथा स्टेटमेंट भी सही है, ये भी हम लोगों ने स्पेस टेक्नोलॉजी में ऑर्बिट्स के बारे में डिस्कस करते समय बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो दैट्स वाई चारों स्टेटमेंट सही थे, तो ऑल ऑफ द एबव। और इसी के साथ में हमारे 11वें दिन के 5 प्रश्नों का उत्तर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आप देखिए 12वें दिन के हमारे आज के प्रश्न क्या क्या हैं। तो आसाम में इस समय बाढ़ आई हुई है, इसलिए आसाम से रिलेटेड जो है क्वेश्चन हमने बना दिए हैं थोड़े। हाउ मैनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट, ए सिग्निफिकेंट जोग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ आसाम इज दैट इट कंटेन्स 3 of 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स इन इंडिया, द नॉर्दर्न हिमालयाज, द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड डेक्कन प्लेटू। नंबर 2, Assam is situated in the northeast of India and is the largest northeastern state in terms of population, while second in terms of area। और तीसरा स्टेटमेंट है, स्टेट एंथम ऑफ आसाम एडॉप्टेड एट इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस इन 1927। तो आपको बताना है कितने कथन सही है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। कितने कथन गलत हैं ये बताना है। तो पहला कथन है, द अहोम्स एंटर्ड आसाम फुली एसिमिलेटेड एंड रूल्ड आसाम फॉर नियरली 600 ईयर्स। दूसरा स्टेटमेंट है, कचारीज, चुटियाज एंड कोच वर द प्रोमिनेंट ट्राइबल ग्रुप्स दैट वर फाउंड इन द मिडिवल टाइम्स ऑफ आसाम। और तीसरा है, द एंशियंट एरा बिगन इन द 4th century विद द मेंशन ऑफ कामरूप इन समुद्रगुप्ताज इंस्क्रिप्शंस ऑन द अलाहाबाद पिलर एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कामरूप किंगडम। तो इस तरीके से आपको बताना है कौन सा गलत है, इनमें कितने गलत हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, इसमें गलत कथन ढूंढना है आपको केवल। तो ए है, डाइवर्स ट्राइब्स लाइक बोडो, कचारी, कार्बी, मीरी, मिसमी, राभा को एग्जिस्ट इन असम। बी, द वैष्णवाज इन असम डू नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिपिंग एंड परफॉर्म नाम कीर्तन वेयर द ग्लोरी ऑफ लॉर्ड विष्णु इज रिसाइटेड। सी, भोरताल इज नॉट ए फोक डांस ऑफ असम। डी, in the passage of more than 100 years of their settlement in Assam, the T tribes have developed a synthesized form of dance called Chah Baganar Jumur Nach।
बड़े सुंदर नाम है इसका। अब आपको बताना ये आसाम का है कि नहीं है। और चौथा क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कितनी चीज़ें जो है वो आसामीज़ कल्चर के साथ में रिलेटेड हैं। तो 6 चीज़ें दी हुई हैं, आप देख लीजिए। जापी, तामुलपान, जोराई, केसाजून, गमशा और लोकापारो। तो इनमें से कितनी हैं, 2, 3, 5 या सारी। और लास्ट क्वेश्चन है कि आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है आपका ए, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, लाइमस्टोन एंड अदर सेकेंडरी मिनरल्स लाइक मैग्नेटिक क्वार्टजाइट, काओलिन, सिल्मनाइड्स, सॉइल एंड फेल्सपार आर फाउंड इन आसाम। बी, अर्थक्वेक हैज नेवर बीन रिपोर्टेड इन आसाम। सी, ऑल प्रोमिनेंट पेट्रोलियम रिजर्व्स आर इन नॉर्दर्न साइड ऑफ आसाम। एंड डी, मेखला चादर इज इंडिजिनस ट्रेडिशनल ड्रेस बोर बाई असमीज वुमेन। और इसी के साथ में हमारी जो रश्मिका है उसे अभी आज हमने नहीं स्टार्टिंग में बताया है आप लोगों को, तो हम लोग अंत में अपनी रश्मिका को भी देख लेते हैं। तो देखिए, ये रही हमारी आज की रश्मिका। और रश्मिका का मतलब हमने बताया था कि रश्मिका जो है किरण को बोलते हैं, ठीक है। तो किरण चूँकि रोशनी लाती है तो ये हमारे जीवन में रोशनी का काम करेगी, इस उम्मीद के साथ में जो है रोज़ आपको एक छोटा सा पैराग्राफ टाइप का आप कह सकते हो, एक विचार कह सकते हो, आप इसको मोटिवेशनल कोट कह सकते हो, अपनी प्रेरणा का स्रोत कह सकते हो, जो आप कहना चाहो वो कह सकते हो लेकिन कुल मिला के सुन लीजिए, कभी निबंध वगैरह में आप यूज़ कर सकते हो। बाकी आप अपने मन से इस पर गहराई से विचार भी कर सकते हो। मीन्स ये जो भी है इन पर निबंध के निबंध लिखे जा सकते हैं पूरे, तो आप इसको देख लीजिए। और यूपीएससी में वैसे भी 1-2 टॉपिक आपको इसे फिलोसफिकल निबंध वालों मिल ही जाते हैं। तो आज की जो हमारी रश्मिका है वो है, जब कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दृढ़ निश्चय के साथ एकाग्रचित्त होकर यथोचित मार्ग पर आरोहित होता है तो वही मार्ग उसे सिखाता है, गढ़ता है, संवारता है और उसे विविध अनुभवों से समृद्ध करता है। संपूर्ण जीवन के सापेक्ष यदि अवलोकन करेंगे तो स्पष्ट होगा कि इस लक्ष्य की प्राप्ति सांकेतिक मात्र थी, जबकि वास्तविक पूंजी उस मार्ग पर मिले हुए अनुभव हैं जिन्होंने उस व्यक्ति को पहले से कई गुना अधिक बड़ा बना दिया। अर्थात जितनी दुर्गम होगी उसकी यात्रा, उसका व्यक्तित्व भी उतना ही अधिक सुंदर होगा। कहने का ओवरऑल मतलब आज की रश्मिका का ये है कि आप किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब कोई कठिन मार्ग चुनते हैं तो उस मार्ग पर चलने से लक्ष्य तो प्राप्त होता ही है, प्लस उस मार्ग में आने वाली कठिनाइयाँ आपको विविध प्रकार के अनुभव देती हैं और वो अनुभव जो है वो वास्तव में आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन करते हैं, जो कि आपको आगे जीवन अच्छे से सुचारू रूप से चलाने के लिए, संचालित करने के लिए योग्यता प्रदान करते हैं। तो वो अनुभव उस सांकेतिक सफलता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इन अनुभवों के आगे वो सफलता जो है सांकेतिक हो जाती है, मीन्स सिंबॉलिक सफलता रह जाती है। तो इसलिए उस सिंबॉलिक सफलता से कई गुना बड़े हैं वो अनुभव, क्योंकि वो अनुभव जो हैं आपके व्यक्तित्व को और निखारते हैं। तो जितने दुर्गम होगी यात्रा तो उतने ही दुर्गम होंगे आपके अनुभव, और जितने कठिन अनुभव होंगे उतना ही आपके अंदर साहस होगा, और जितना आपके अंदर साहस होगा उतना ही सुंदर और मुखर आपका व्यक्तित्व होगा, प्रखर आपका व्यक्तित्व होगा। तो इसी के साथ आज की हमारी रश्मिका समाप्त और ये वीडियो भी समाप्त। और प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए 12 दिन होगा, 60 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जब 100 क्वेश्चन हो जाएंगे तो मैं PDF भी दे दूंगा आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर, लिंक भी डाल दूंगा और आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसी तरीके से लगातार अपनी निरंतरता को बनाए रखिए। जिन लोगों ने निरंतरता बनाए रखी है वो बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और कोई आपका दोस्त हो उसको आप रिकमेंड करना चाहें, आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप उसको रिकमेंड भी कर सकते हैं। और लगातार अपडेटेड आप रहें, रेगुलर आपको वीडियोज अपने आप मिलते रहें, आपको सर्च ना करना पड़े, तो उसके लिए आप जो है सब्सक्राइब भी करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।